हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे राधे श्याम मूवी को। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हमने मूवी के ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से स्टोरी को समझ पाओ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही नई नई मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर लाते रहेंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप कमेंट में अपना रिव्यू भी दे सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बड़े से मंदिर को दिखाते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे होते हैं। तभी वहाँ दो साइंटिस्ट आते हैं वहाँ के महान गुरु से मिलने के लिए जो हाथ की लकीरों को पढ़ने में बेस्ट है। उन दोनों साइंटिस्ट को एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करनी थी, तो वो उसके लिए वहाँ पर शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए आए थे। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट वहाँ के गुरु से एक सवाल करता है, जिन ग्रहों पर हम रिसर्च करने वाले हैं उन्हीं ग्रहों से हम शुभ मुहूर्त मांग रहे हैं। ये सब कुछ मेरी समझ के बाहर है। तो वो गुरुजी उनसे बोलते हैं कि बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मेरा भी आपसे एक सवाल है, क्या आप इस सवाल को हल कर सकते हो? आपको अरुंधति और वशिष्ठ इन दो तारों की जानकारी है? फिर वो साइंटिस्ट गुरुजी को जवाब देता है कि ये दोनों तारे ट्विंस स्टार हैं। फिर गुरुजी उस साइंटिस्ट से बोलते हैं कि टेलीस्कोप का आविष्कार 16वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन विवाह के समय उन दोनों तारों को देखना हमारी हज़ारों सालों की परंपरा है, लेकिन बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता से। आप बता सकते हैं कैसे? तभी वो साइंटिस्ट सरप्राइज़ हो जाता है और ख़ामोश रह जाता है क्योंकि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। फिर गुरुजी बोलते हैं कि साइंस वो होती है जो समझ में ना आए तो उसे समझा जाए, ना कि समझ में ना आने पर उसे झुटला दिया जाए कि ये झूठ है। फिर वो साइंटिस्ट उनसे वापस सवाल करता है कि जैसे हर साइंस की फील्ड में एक महान साइंटिस्ट होता है, ठीक वैसे ही इस ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में आपके बाद कोई साइंटिस्ट है? फिर गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ एक ज्योतिषी है जिससे इस दुनिया के सारे महान इंसान मिलना चाहते हैं, मेरा शिष्य द ग्रेट विक्रमादित्य। तभी हमें प्रभास की एंट्री लेते हुए दिखाते हैं जहाँ वो इंदिरा गांधी से मिलने के लिए जा रहा होता है। फिर इंदिरा गांधी उसे अपना हाथ दिखाती है और वो उनका हाथ रीड करने लगता है। फिर उनका हाथ रीड कर वो उन्हें बताता है कि आप देश के इतिहास में एक नया पन्ना लिखने वाली हो, आप इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली हो। फिर इंदिरा गांधी उससे बोलती है कि आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो। फिर वापस से सीन साइंटिस्ट पर आता है और वो उससे पूछता है कि अब वो कहाँ है गुरुजी, क्या हम उससे मिल सकते हैं? फिर वो गुरुजी बताते हैं कि अब वो इंडिया छोड़ चुका है। फिर सीन बदलता है और प्रभास को दिखाते हैं जहाँ वो नई नई जगहों पर घूम रहा होता है, नए नए लोगों से मिल रहा होता है, नए नए तरह के एडवेंचर्स कर रहा होता है, अलग अलग लड़कियों के साथ घूम रहा होता है, उनसे फ्लर्ट कर रहा होता है और उनका कैरेक्टर एक प्ले बॉय की तरह दिखाया गया है। फिर वो जिन लड़कियों के साथ घूम रहा होता है उनमें से एक लड़की उससे बोलती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी प्रभास अपनी कार को रोकता है और अपना हाथ दिखाते हुए उससे कहता है कि देखो, मेरे हाथ में लव लाइन है ही नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिर सीन बदलता है और हमें पूजा हेगड़े को दिखाते हैं जहाँ वो ट्रेन के गेट पर खड़े होकर ताज़ी हवा को महसूस कर रही होती है। तभी 3 लड़के वहाँ से गुजर रहे होते हैं और उसे देखकर रुक जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी पूजा हेगड़े उनसे बोलती कि क्या तुम मुझे संभाल पाओगे, और अपना दुपट्टा लेकर अपनी कमर पर बांध लेती है और एक छोर उनके हाथ में पकड़ा देती है और खुद ट्रेन के गेट से बाहर लटक जाती है और ताज़ी हवा को महसूस करती है। तभी एक खंबा आता है और वो थोड़ी देर बाद वापस से अंदर की तरफ आ जाती है, लेकिन ये चीज़ देखकर वो तीनों लड़के डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पूजा हेगड़े एक हॉस्पिटल में जाती हैं जहाँ वो काम करती है और जहाँ उसके एक चाचा भी हैं और वो भी एक डॉक्टर है। और इस मूवी में पूजा हेगड़े प्रेरणा का रोल प्ले कर रही हैं जो कि एक डॉक्टर है। तभी माइक में से आवाज़ आती है, डॉक्टर प्रेरणा इमरजेंसी इमरजेंसी, और डॉक्टर प्रेरणा एक पेशेंट के पास चली जाती है जहाँ हम एक पेशेंट को दिखाते हैं जिसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उससे गलतफहमी होती है कि उसे कोई ना कोई बीमारी है, इसलिए वो बार बार अपना चेकअप कराता रहता है और वहीं हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। प्रेरणा उस पेशेंट को बताती है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, हमने तुम्हारा पूरा चेकअप किया, तुम्हारी किसी भी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं आई है। तभी प्रेरणा के चाचू वहाँ आ जाते हैं और प्रेरणा से कहते हैं कि मुझे अपने कैबिन में आके मिलो। फिर प्रेरणा उनसे मिलने कैबिन में जाती है तो उसके चाचू वहाँ उससे बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम थोड़े दिन हॉस्पिटल मत आना। फिर प्रेरणा उनसे बोलती है कि मैं ठीक हूँ चाचू, मेरा फीवर भी अब कम हो गया है, आप चाहो तो चेक करके देख। फिर उसके चाचू उससे पूछते हैं कि रिपोर्ट्स आ गए? तो प्रेरणा बोलती है कि नहीं, अभी तक नहीं आए, जब आ जाएंगे तो मैं सबसे पहले आपके पास ही लाऊंगी। अब प्रेरणा को कौन सी बीमारी है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन बदलता है और हमें प्रभास का घर दिखाते हैं जहाँ उसकी माँ कुछ बच्चों को क्लासिकल डांस सिखा रही होती है। फिर प्रभास के दोस्त को दिखाते हैं जहाँ वो बोलता है कि आंटी सुबह सुबह आपने डांस सिखाना शुरू कर दिया।
और परेशान होकर वो उठ जाता है। और प्रभास का ये दोस्त उसके साथ 5 साल से रह रहा है, इसलिए वो उनके लिए उनके फैमिली मेम्बर जैसा ही। फिर उसका दोस्त प्रभास के पास जाता है और उसकी डायरी लेकर पढ़ने लगता है। प्रभास अपनी इस डायरी में वो लिखता है जो आगे होने वाला है, यानी ऐसी चीज़ें जो अब तक उसके साथ नहीं हुई हैं पर आगे फ्यूचर में होने वाली है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि प्रभास एक ट्रेन में है। फिर ऐसे ही ट्रेन में चलते चलते वो प्रेरणा के पास से गुजर रहा होता है, तो उसे देखकर वो भी वहाँ रुक जाता है और उसे देखने लगता है। फिर प्रेरणा उसके साथ भी वैसा ही करती है, वो उससे कहती है कि तुम मुझे संभाल पाओगे। फिर अपना दुपट्टा लेकर अपनी कमर में बांध लेती है और एक छोर प्रभास के हाथ में पकड़ा देती है और ख़ुद ट्रेन के बाहर झूमने लगती है और हवा खाने लगती है। लेकिन फिर ये देखकर प्रभास भी उस दुपट्टे को टाइट पकड़ता है और एक खंबे से घुमाकर खुद भी बाहर की तरफ लटक जाता है और ये सीन देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। फिर कुछ देर बाद प्रेरणा अपनी आंखें खोलती है और वो प्रभास को लटका हुआ देखकर अपने साथ शॉक हो जाती है, जबकि यूजुअली वो लोगों को शॉक करती थी, लेकिन प्रभास ने उल्टा उसको ही शॉक कर दिया। फिर वापस से एक खंबा आने वाला होता है, इसलिए वो प्रभास को और ख़ुद को अंदर की तरफ खींच लेती है और ट्रेन अचानक से रुक जाती है और प्रेरणा ट्रेन से बाहर उतरती है और थोड़ी दूर जाकर एक बस में चढ़ जाती है। फिर प्रभास भी उसका पीछा करता है और एक दूसरी स्कूल बस में चढ़ जाता है। फिर दोनों बसें एक सिग्नल पर रुकती है। फिर प्रभास इशारे से एक बच्चे को बोलता है कि प्रेरणा को बोलो कि मेरी तरफ देखे। फिर वो अपने मुंह से भाप निकालकर खिड़की के कांच पर लिखता है नाम। फिर प्रेरणा भी वैसे ही करती है और खिड़की के कांच पर लिखती है क्यों। फिर प्रभास लिखता है कि गज़ल लिखनी है। फिर प्रेरणा लिखती है अगली बार। फिर प्रभास लिखता है कि फिर कब होगा वो अगली बार। फिर प्रेरणा लिखती है लिखा होगा तो ज़रूर होगा। उसके बाद बसें चल पड़ती हैं और वो दोनों अलग अलग रास्ते पर चली जाती हैं। फिर आगे एक प्यारा सा गाना होता है जिसमें हमें दिखाते हैं कि प्रेरणा और प्रभास बार बार मिलते हैं, लेकिन मिलकर भी मिल नहीं पाते हैं। फिर गाना ख़त्म होता है और हम देखते हैं कि प्रभास के गुरुजी उससे मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं। फिर प्रभास के गुरु उससे बोलते हैं अगर इस बार तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए मुझे बोलेगी तो मैं उनसे बोल दूँगा कि आपके बेटे को किसी से प्यार हो गया है। फिर प्रभास उनसे बोलता है कि गुरुजी आप इतनी दूर से बस ये बोलने के लिए आए हैं। फिर गुरुजी आदित्य से बोलते हैं कि आदित्य तुम इतने सालों से मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, और उसे एक किताब देते हैं और कहते हैं कि ये रहा मेरे 70 साल का अनुभव और इस किताब की प्रस्तावना तुम्हें लिखनी है। उस किताब पर लिखा होता है पामिस्ट्री 99% साइंस। फिर प्रभास उस किताब पे पढ़कर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है और उनसे पूछता है कि गुरुजी आपने पूरी दुनिया को सिखाया कि पामिस्ट्री सच में एक साइंस है और अब आप खुद ही अपनी किताब में लिख रहे हैं कि 99% सच है, ये गलत है गुरुजी। फिर उसके गुरु उससे बोलते हैं कि कोई भी साइंस 100% सच नहीं हो सकता आदित्य। अगर भगवान पहले से ही सब कुछ लिख चुके हैं तो उन्होंने हमें सोचने और समझने की शक्ति क्यों दी। फिर प्रभास बोलता है कि हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारी सोच भी पहले से ही लिखी जा चुकी है गुरुजी। फिर वो उस किताब के आगे अपना नाम लगाने से मना कर देता है और गुरुजी से कहता है कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता और पामिस्ट्री 99% नहीं 100% साइंस है। अगर गुरुजी आपसे अगली बार माँ शादी के लिए पूछे तो उनको बता देना कि मेरे हाथ में ना तो शादी की लाइन है और ना ही प्यार की, और ये बात 99% नहीं 100% सच है। फिर उसके गुरु से देखकर मुस्कुराते हैं। फिर प्रभास इंडिया के रिचेस्ट मैन से मिलने जाता है उसकी हथेली रीड करने के लिए, और यहाँ वो उसके गुरु के कहने पर आया होता है। फिर वो उस रिचेस्ट मैन के पास जाता है और उसकी हथेली रीड करने लगता है। फिर हथेली रीड कर कर वो उसे बताता है आप एक नेता नहीं बन पाओगे बल्कि उसकी जगह एक बिजनेसमैन बनोगे। पर क्योंकि उस आदमी को नेता बनना होता है बिजनेसमैन नहीं, तो वो उसकी बात पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मेरी मदद करो नेता बनने में। लेकिन प्रभास उससे कहता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया और तुम्हें बता दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, और वहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन फिर उस रिचेस्ट मैन के आदमी प्रभास का पीछा करने लगते हैं और प्रभास एक स्केटबोर्ड लेकर वहाँ से भागने लगता है। उनसे भागते भागते प्रभास अचानक से एक बस से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो वहाँ से खुद ही उठकर हॉस्पिटल तक जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे वहाँ प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा आदित्य को देखकर शॉक हो जाती है। फिर आदित्य उसे हाथ दिखाता है और कहता है कि देखो लिखा है, और बेहोश हो जाता है। फिर आदित्य वहीं 2 दिन तक हॉस्पिटल में रहता है। फिर प्रेरणा के चाचू आदित्य की रिपोर्ट देखने के लिए वहाँ आते हैं। तभी आदित्य को होश आ जाता है और प्रेरणा के चाचू उससे पूछते हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो प्रभास बोलता है कि प्रेरणा की वजह से मैंने अपनी जान देने की कोशिश की। फिर आदित्य अपने हाथ जोड़ता है और उसके चाचू से कहता है कि उसे कहिए सर मैं उसके बिना नहीं जी सकता। फिर प्रेरणा के चाचू दूसरी नर्स को बोलते हैं कि प्रेरणा से कहो कि मुझसे आकर मिले। फिर तभी एक डॉक्टर आदित्य के पास आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है प्रेरणा को कितने लोगों ने प्रपोज किया है।
प्रेरणा को प्यार और शादी दोनों ही चीज़ें नहीं चाहिए। फिर प्रभास खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है मुझे भी सेम टू सेम यही चाहिए, मैं ऐसी ही लड़की का इंतजार कर रहा था। फिर प्रेरणा वहाँ आ जाती है और आदित्य से बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम मेरे लिए जान दोगे? मरने का बहुत शौक है ना, चलो मर के दिखाओ, मुझे देखना है। फिर प्रभास प्रेरणा से बोलता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ डार्लिंग, पर इतना नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मर जाऊं, मैं तुम्हारे चाचू के साथ मजाक कर रहा था। फिर प्रेरणा आदित्य से बोलती है कि मौत तुम्हें मजाक लगती है, तुम्हें पता है जीने के लिए लोग किस तरह से मौत से लड़ रहे हैं। फिर आदित्य बोलता है कि मैं भी मौत से डरता हूँ, इसलिए मैं रोज़ 2 मिनट मरने की प्रैक्टिस करता हूँ। फिर इसी तरह ये लोग यहाँ पे कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, पर इतनी अच्छी कॉमेडी नहीं हो पाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आदित्य एक कैफ़े में बैठा होता है, तभी प्रेरणा वहाँ आती है। फिर प्रेरणा उसे देखकर छुप जाती है, लेकिन आदित्य उसे देख लेता है। फिर प्रेरणा वापस भागकर हॉस्पिटल के अंदर जाने लगती है, तो आदित्य भी उसके पीछे पीछे भागता है और प्रेरणा को पेशेंट वार्ड में जाकर रोक लेता है। तो प्रेरणा आदित्य से बोलती है कि अपने आप को रोमियो समझते हो? फिर आदित्य कहता है नहीं, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, उसने प्यार में अपनी जान दे दी थी। लेकिन फिर प्रेरणा कहती है अगर मुझसे प्यार करोगे तो ज़रूर मरोगे। फिर आदित्य प्रेरणा से कहता है कि मैं प्यार में नहीं गिरूंगा, मेरे हाथों में लव लाइन है ही नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ फ्लर्टेशनशिप करना चाहता हूँ। फिर प्रेरणा उससे पूछती है इसका मतलब क्या? फिर आदित्य कहता है कि वो सब कुछ करेंगे जो प्यार करने वाले करते हैं, बस प्यार को छोड़कर। मैं इस शहर में बस कुछ दिन बिताने वाला हूँ, इसलिए मैं जितने भी दिन बिताने वाला हूँ उतने दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अगर इस रिलेशनशिप के लिए तुम्हारी ना है तो मैं फिर तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी हाँ है तो मैं कल सुबह 10 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर प्रेरणा ट्रेन से अगले दिन एक मेडिकल कैंप पर जा रही होती है 300 किलोमीटर तक। तो आदित्य भी उसके पीछे बाइक चलाकर 300 किलोमीटर तक वहाँ पहुँच जाता है, वो भी बारिश में भीगता हुआ। ये देखकर प्रेरणा उससे अट्रैक्ट हो जाती है और उसकी तरफ खींची चली जाती है। फिर यहाँ पर एक गाना होता है और इस गाने में ये एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेरणा रोज़ की तरह ट्रेन से अपने हॉस्पिटल जा रही होती है, तभी वहाँ पे प्रभास आ जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। इस ट्रेन में एक आदमी होता है जो कि प्रभास को पहचान लेता है कि वो एक ग्रेट पामिस्ट साइंटिस्ट है और वो उससे अपनी बेटी का फ्यूचर देखने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बेटी को इस चीज़ पर विश्वास नहीं होता और वो अपने पापा से मना करती कि नहीं, मुझे अपना फ्यूचर नहीं दिखाना, और प्रभास भी उन्हें मना करता है। लेकिन फिर उस लड़की के डैड की जिद करने पर आदित्य मान जाता है। उस लड़की को असल में स्पोर्ट्स में जाना था, लेकिन आदित्य उसकी हथेली पढ़कर उसे बताता है कि तुम्हारा स्पोर्ट्स में कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ देखकर ट्रेन के बाकी सभी लोग उसकी तरफ अपना हाथ दे देते हैं और पढ़ने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी स्टेशन आ जाता है और ट्रेन रुक जाती है और आदित्य और प्रेरणा उस ट्रेन से उतर जाते हैं। लेकिन ट्रेन से उतरती है अचानक आदित्य को दिखता है कि उन सब की लाइफलाइन खत्म होने वाली है और उस ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला है और ये सब मरने वाले हैं। फिर ये चीज़ वो प्रेरणा को बताता है, लेकिन उसे उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं होता। लेकिन फिर बाद में प्रेरणा न्यूज़ में देखती है कि उस ट्रेन का सच में एक्सीडेंट हो गया और वो सब लोग मर गए जिनके लिए प्रभास ने उससे कहा था। ये देखकर प्रेरणा भी काफ़ी शौक हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेरणा अपने चाचू के कैबिन में बैठी है। फिर प्रेरणा के चाचू उससे पूछते हैं कि आदित्य कैसा है, तो प्रेरणा उनसे बोलती है कि आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। फिर उसके चाचू उससे बोलते हैं क्योंकि तुम प्यार में हो और ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम किसी के साथ होकर भी उससे हमेशा दूर ही रहोगी। क्या तुमने आदित्य को अपनी बीमारी के बारे में बताया? फिर प्रेरणा चाचू से बोलती है कि नहीं, अभी तक नहीं बताया है। तो उसके चाचू उससे बोलते हैं कि तुम्हें जल्दी उसे बता देना चाहिए। फिर प्रेरणा आदित्य को एक नाव में बिठाकर तालाब के बीचों बीच ले जाती है और उससे अपनी हथेली रीड करने को बोलती है ताकि वो खुद ही समझ जाए कि उसे क्या बीमारी है। फिर आदित्य उसकी हथेली रीड करता है और उसे काफ़ी कुछ बताता है कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे ट्विंस बच्चे होंगे और तुम्हारी लाइफ लंबी है। अपने 40वें बर्थडे पर तुम अपना हॉस्पिटल खोलने का सपना पूरा कर लोगी और अपने 74th बर्थडे पर तुम्हें एक प्रेस्टीजियस मेडिकल अवार्ड मिलेगा। ये सब सुनते ही प्रेरणा की सांसें तेज़ हो जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। फिर आदित्य उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ प्रेरणा को काफ़ी शौक दिए जाते हैं और उसके चाचू उसका इलाज करते हैं और वो आदित्य को बताते हैं कि प्रेरणा को इनक्योरेबल रेयर ट्यूमर है जिसका कोई इलाज नहीं है और प्रेरणा के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। लेकिन फिर आदित्य प्रेरणा के पास जाता है और उससे बोलता है प्रेरणा, इन डॉक्टरों ने, मशीनों ने और रिपोर्ट्स ने जो नहीं देखा वो मैंने देखा है और तुम भी आने वाले टाइम में वो सब कुछ देखोगी जो मैंने तुम्हारे लिए देखा था। मेरी की गई भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई और ना ही जो भविष्यवाणी मैंने तुम्हारे लिए की है वो कभी गलत होगी। तुम्हारी बहुत लंबी लाइफ है प्रेरणा। जब आदित्य प्रेरणा को ये सब बोलता है तो प्रेरणा को भी अंदर ही अंदर
इस सब पर विश्वास होने लगता है। लेकिन प्रेरणा के चाचू आदित्य को बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, और उसे गुस्सा कर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच कर ले जाते हैं। लेकिन जाते जाते आदित्य फिर से चिल्लाकर बोलता है, इन मेडिकल रिपोर्ट्स के अक्षरों से महान वो किस्मत है जो ऊपर वाले ने लिखी है प्रेरणा, उसे कोई नहीं बदल सकता। कोई पूछे तो उससे बोल देना ये विक्रम आदित्य ने कहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेरणा खिड़की के पास बैठी है और आदित्य की कही गई बातों के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसे आदित्य की बातों पर विश्वास होने लगता है। और उसके चाचू ये सब समझ जाते हैं और वो आदित्य की बात को गलत साबित करने के लिए कुछ डेड बॉडीज के हैंडप्रिंट्स लेते हैं और आदित्य को अपने पास बुलाते हैं और उन सब के हैंडप्रिंट्स उसको देते हैं और कहते हैं कि इन सब का भविष्य मुझे बताओ। फिर आदित्य एक एक करके उन सब का जो भी पिछला अगला सब कुछ होता है वो उनके चाचू को बता देते हैं। और ये सब देखकर प्रेरणा के चाचू शॉक हो जाते हैं और प्रेरणा से आकर कहते हैं कि अगर आदित्य ने कहा है कि तुम जियोगी तो तुम जियोगी, लेकिन पता नहीं कैसे। और प्रेरणा भी काफ़ी खुश हो जाती है और इसी खुशी में वो आदित्य को प्रपोज करने वाली होती है। फिर आदित्य उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। तभी वहाँ प्रेरणा को आदित्य के बेडरूम में उसकी डायरी मिलती है और वो उसे पढ़ने लगती है। आदित्य ने इसमें अपने और प्रेरणा के बारे में लिखा जो कुछ भी अभी तक उन दोनों के बीच में हुआ, जिसे पढ़कर प्रेरणा काफ़ी खुश हो जाती है। और ये वही डायरी है जिसमें आदित्य अपने फ्यूचर के बारे में लिखता है। लेकिन तभी आदित्य वहाँ आ जाता है और प्रेरणा अचानक से डायरी को रख देती है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाता। फिर आदित्य डायरी को अपने कोट की जेब में रख लेता है। डिनर के बाद प्रेरणा और आदित्य बाहर जाकर एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ काफ़ी ठंड होती है, इसलिए आदित्य अपनी जैकेट निकाल कर प्रेरणा को पहना देता है। तभी प्रेरणा आदित्य से बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, और उसके साथ ही आदित्य बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन फिर आदित्य बोलता है, तुम्हारे साथ इतना लंबा वक्त कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने जो फ्लर्टेशनशिप तुम्हारे साथ शुरू की थी तुमने मुझसे अच्छी निभाई। माँ के डांस फेस्टिवल के बाद मैं यहाँ से दूसरे देश चला जाऊँगा, फिर कभी ज़िंदगी में यहाँ वापस नहीं आऊँगा। आदित्य के ऐसा बोलते ही प्रेरणा का चेहरा उतर जाता है। फिर प्रेरणा आदित्य से बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, ना कुछ कहूँगी ना कुछ पूछूंगी, बस तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर वो हल्का सा रोने लगती है और कहती है कि प्लीज़ आदित्य, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, और उसे प्रपोज करती है। लेकिन आदित्य फिर से उसे अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरे हाथ में लव लाइन नहीं है। फिर प्रेरणा रोते रोते अपने घर पर चली जाती है और आदित्य के द्वारा दी गई जैकेट को निकाल कर फेंक देती है और खुद बाथटब में जाकर लेट जाती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी जैकेट में उसकी डायरी थी, इसलिए वो आदित्य की डायरी निकाल कर पढ़ने लगती है। लेकिन पढ़ते पढ़ते उसे अचानक कुछ ऐसा दिखता है कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं आदित्य के गुरु उससे वहाँ मिलने के लिए आते हैं। तभी ऐसे ही वो दोनों बातें करने लगते हैं और उनके बीच केमिस्ट्री 99% साइंस को लेकर डिस्कशन होने लगता है, जहाँ आदित्य के गुरु आदित्य को बताते हैं कोई भी साइंस 100% सच नहीं, मानो या ना मानो यही सच्चाई। फिर आदित्य अपने गुरु से सवाल करता है कि आपने कभी इस विद्या को गलत साबित होते हुए देखा है? फिर उसके गुरु बोलते हैं कि जब भी मैं कोई हाथ पढ़ता हूँ तो 100% सही से पढ़ता हूँ, लेकिन उन 100% लोगों में से सिर्फ 99% लोग ही मेरी बात सही से सुनते हैं और मानते हैं। हमेशा 1% लोग ऐसे होते हैं जो ना तो मेरी सुनते हैं और ना अपनी रेखाओं की, वो लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। फिर आदित्य कहता है कि मैं उन 1% लोगों से कभी नहीं मिला, लेकिन उसके गुरु बोलना जारी रखते हैं और कहते हैं कि वो 1% लोग ही तो हैं जो इस दुनिया को चालू रखते हैं और अपनी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं, और ऐसे लोगों की कहानियों का इतिहास। आदित्य अपने गुरु से कहता है कि मुझे अब चलना होगा गुरुजी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर उसके गुरु उसका हाथ पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य कहता है कि गुरु को अपने शिष्य का हाथ नहीं पढ़ना चाहिए। फिर उसके गुरु बोलते हैं कि मैंने बड़े बड़े लोगों का हाथ पढ़ा है, सिर्फ तुम्हारा हाथ छोड़कर। फिर आदित्य उनसे हाथ मिलाता है और वो आदित्य का हाथ पढ़ते हैं, लेकिन वो भी आदित्य के भविष्य में कुछ ऐसा देख लेते हैं कि अचानक से शॉक हो जाते हैं, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर वही सीन प्रेरणा पर आता है और हमें पता चलता है कि अगले दिन पानी में डूबकर आदित्य की मौत होने वाली है। ये पढ़ते ही प्रेरणा के हाथ से डायरी छूटकर नीचे गिर जाती है। फिर आदित्य अपने गुरु से कहता है कि मुझे अपने भविष्य से लड़ना नहीं है, मुझे बस अपने भविष्य को सच होते देखना है। तभी प्रेरणा के चाचू उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और यहाँ आदित्य की ये भविष्यवाणी भी सच हो जाती है। इसके अलावा आदित्य ने जो एक रिचेस्ट मैन के लिए भविष्यवाणी की थी कि आप एक बिजनेसमैन बनोगे ना कि एक पॉलिटिकल लीडर, आदित्य की वो भविष्यवाणी भी सच हो जाती है। और ये देखकर प्रेरणा और भी ज़्यादा घबरा जाती है। फिर अगले दिन आदित्य एक आखिरी बार प्रेरणा के पास जाता है उसे गुड बाय कहने के लिए, और उसे कहता है कि चलो इस रिश्ते को हंसते हंसते अलविदा कहते हैं, और उसे अपने साथ डांस करने के लिए इन्वाइट करता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं आदित्य और प्रेरणा बहुत सारे प्रोफेशनल डांसर्स के बीच डांस कर रहे हैं,
और यहाँ पर एक प्यारा सा गाना ख़त्म हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ पूरी रात गुजारते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी किस्मत की वजह और उस कोर्ट में आदित्य को एक गिफ्ट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि इसे 26 नवंबर को ओपन करना। फिर कुछ देर तक हम देखते हैं कि एक दूसरे से अलग होने के बाद प्रेरणा फिर आदित्य को जो उसे ट्रेन में मिली थी, उस ट्रेन के हादसे में उसका एक हाथ टूट जाता है। आदित्य से कहती है कि उस ट्रेन एक्सीडेंट ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा हाथ थामकर मुझे चलना सिखाने वाला और मेरा हाथ दोनों चला गया। फिर वो टूटे हुए हाथ की तरफ इशारा कर कर आदित्य से कहती है कि मैं ज़िंदगी में पहली बार अपना भविष्य जानना चाहती हूँ, मुझे अपना भविष्य बताओ। लेकिन आदित्य बिल्कुल खामोश रहता है और उसे कुछ नहीं कह पाता। फिर वो आदित्य से कहती है कि जिनका हाथ नहीं होता क्या उनका फ्यूचर भी नहीं होता? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना फ्यूचर जैसे चाहूँ वैसे लिख सकती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि आज 26 नवंबर है, आदित्य की ज़िंदगी का आखिरी दिन है और आज उसकी माँ का क्लासिकल डांस का शो भी होने वाला है। फिर आदित्य उस शो को अटेंड करता है और अपनी माँ से विदा लेने के लिए उनके पास जाता है, जहाँ उसकी माँ बोलती है कि तुम हमेशा मुझे छोड़कर चले जाते हो, लेकिन प्रेरणा को छोड़ के मत जाना, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मैं माँ हूँ इसलिए समझ जाती हूँ, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर आदित्य बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से बाहर गुस्से में अपना कोट निकाल कर फेंकता है। तो उसमें से उसे वो गिफ्ट मिलता है जो प्रेरणा ने कहा था कि 26 नवंबर को खोलना। फिर वो जब उस गिफ्ट को खोलता है तो उसे उसमें उसकी डायरी मिलती है जिसमें प्रेरणा ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारी भविष्यवाणी को गलत साबित करके दिखाऊंगी। और वो अपनी जान देने के लिए जा रही होती है, क्योंकि अगर आदित्य की एक भविष्यवाणी गलत हो सकती है तो उसका मरना भी गलत हो सकता है और वो मरने से बच सकता है। सभी सीन बदलता है और हम देखते हैं कि प्रेरणा कार चला रही होती है और उसका प्लान होता है कि वो कार चलाते चलाते खाई से कूद जाएगी और मर जाएगी। लेकिन बीच में ही उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर सीन वापस आदित्य पर आता है और ये पढ़कर आदित्य के हाथ से वो किताब छूट जाती है और नीचे गिर जाती है और आदित्य जल्दी से हॉस्पिटल में कॉल करता है, जहाँ हम देखते हैं कि प्रेरणा का इलाज चल रहा है और उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है और उसे अभी तक फिर आदित्य की बात प्रेरणा से कराने के लिए हॉस्पिटल का माइक शुरू कर देते हैं, जिससे कि आदित्य की आवाज़ प्रेरणा के कानों तक पहुंच जाए। फिर आदित्य प्रेरणा से कहता है कि आई एम सॉरी प्रेरणा, मैंने बात करने में थोड़ी देरी कर दी। और इस वक्त बात करते वक्त आदित्य इतना ज़्यादा दुखी होता है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। फिर आदित्य कहता है कि अब ज़िंदगी का हर अगर तुम मेरी भविष्यवाणी गलत साबित करने के लिए और मुझे ज़िंदा देखने के लिए मर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए जी नहीं सकता और अपनी बात को गलत साबित नहीं कर सकता? मैं तुम्हारे लिए जी सकता हूँ प्रेरणा, मैं तुम्हारे लिए वहाँ आ रहा हूँ, तुम मेरे लिए जियोगी ना प्रेरणा? तुम्हें जीना ही। फ़ोन रख देता है और हम देखते हैं कि आदित्य की बातें सुनकर प्रेरणा के हाथ और होंठ हिलने लगते हैं और वो रिएक्ट करने लगती है। फिर हम प्रेरणा के पास जाने के लिए आदित्य के पास सारे रास्ते बंद होते हैं सिवाय शिप के। लेकिन पानी के पास जाने में तो आदित्य को ख़तरा होता है, क्योंकि पानी में ही तो डूबकर उसकी मौत होने वाली है। लेकिन ये खतरा जानते हुए करता है कि मैं शिप से ही प्रेरणा के पास जाऊंगा। फिर शिप जाने वाली होती है, लेकिन आदित्य ज़बरदस्ती उसमें चढ़ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस शिप का कैप्टन वही है जो पेशेंट हमें शुरू में दिखाया था प्रेरणा के हॉस्पिटल में, जो ज़बरदस्ती अपने चेकअप कराता रहता था। और वो आदित्य को जानता था, इसलिए वो उसे अपनी और प्रेरणा के पास उसे ले जा। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पानी में हलचल होने लगती है। फिर पानी में बहुत ज़्यादा हलचल होने की वजह से जगह जगह से टूटने लगती है और उस शिप के अंदर पानी भरने लगता है और वो शिप धीरे धीरे डूबने लगती है। शिप में जितने भी लोग सफ़र कर रहे होते हैं वो सब अपनी जान बचाकर शिप से उतर जाते हैं और उससे थोड़ा दूर चले जाते हैं, लेकिन आदित्य उस शिप में ही रह जाता है। और पानी में बहुत ज़्यादा हलचल होने की वजह से और शिप के हिलने की वजह से यहाँ वहाँ झूल रहा होता है और जैसे तैसे खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और उस शिप के एकदम ऊपरी छोर पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से फायर करता है ताकि किसी नाव वाले को इशारा मिल सके और वो उसकी जान बचाने आ सके। तभी हम देखते हैं कि उस शिप का कैप्टन उसका इशारा देख लेता है और उसकी जान बचाने के लिए उसकी तरफ चल देता है। लेकिन तूफान बहुत तेज़ होता है और शिप पूरी तरह से डूब जाती है। लेकिन आदित्य हार नहीं मानता और ख़ुद को पानी के ऊपर रखने की पूरी कोशिश करता है। उसकी इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो पानी के तूफान के अंदर डूब जाता है और बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगता है,
जहाँ उसका सिर पीछे की तरफ से एक कंटेनर से भिड़ जाता है और वो पानी के अंदर जाकर बेहोश हो जाता है और पानी के अंदर धीरे धीरे डूबने लगता है। और ये सीन देखकर 1 मिनट के लिए सबको ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी जान नहीं बचा पाएगा और मर जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, लेकिन तभी अचानक आदित्य का हाथ एक लकड़ी के बॉक्स पर पड़ता है और वो होश में आ जाता है। वो लकड़ी का बॉक्स ऊपर जा रहा होता है तो आदित्य भी उस लकड़ी के बॉक्स को पकड़कर ऊपर की तरफ जाने लगता है और पानी के ऊपर आ जाता है। और शायद तभी उस शिप का कैप्टन आकर उसकी जान बचा लेता है और आदित्य गंभीर हालत में आखिरकार हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जहां हम देखते हैं कि प्रेरणा को भी होश आ चुका है और वो व्हील चेयर पर बैठी हुई है। फिर प्रेरणा और आदित्य एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और इस तरह ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है और प्यार और डेस्टिनी के बीच में प्यार की जीत होती है।